Hey everyone, this is Chandni Danani and I welcome you all to Magnet Brains हिंदी। जैसे कि आप सब जानते हैं कि 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग जो चैप्टर है उसके सेकंड पार्ट यानी ब्लैक एरोप्लेन का डिस्कशन हम कर चुके हैं, यानी हमने देख लिया है डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन और समरी ऑफ द चैप्टर। अगर आपने दोनों वीडियोस नहीं देखे हैं तो इसके जस्ट पहले वो 2 वीडियोस ऑलरेडी आ चुके होंगे, तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप वो ज़रूर देखें ताकि आपको वर्ड टू वर्ड लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन साथ ही साथ उसकी समरी जो है वो समझने में आसानी हो। नाउ इट्स टाइम टू डिस्कस सर्टेन क्वेश्चंस। तो हम कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो आप ही की बुक में गिवन है। अब ये जो क्वेश्चंस हैं, यस ये ओवरऑल तो कर ही रहे हैं कवर चैप्टर को, साथ ही साथ आपको कुछ नई नई चीज़ें भी सीखने को मिल रही हैं लैंग्वेज रिलेटेड, लाइक वोकैब रिलेटेड, मीनिंग रिलेटेड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो वो सारी एक्सरसाइजेस भी हम सॉल्व करेंगे। साथ ही साथ राइटिंग पार्ट की हेडिंग के अंतर्गत आपको एक क्वेश्चन दिया गया है जिस पे आपको पैराग्राफ लिखना है। सो डेफिनेटली वो भी कोशिश करना लिखने की, बिकॉज इट इज़ योर एक्सपीरियंस, आपके एक्सपीरियंस से रिलेटेड वो पैराग्राफ आपको लिखना है। क्लियर? ओके। तो इसके पहले कि हम इस टॉपिक का डिस्कशन स्टार्ट करें, 2 से 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहली चीज़ कि मैग्नेट ब्रेन्स पे सिर्फ एक क्लास या किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट या किसी पर्टिकुलर मीडियम के ही वीडियोस अवेलेबल नहीं हैं। आपको किसी भी, आप बोर्ड को बिलोंग करते हैं, आपको हिंदी में पढ़ना है, इंग्लिश में पढ़ना है, साथ ही साथ आपको किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है, फॉर एग्जांपल एनटीएससी, ओलंपियाड, हर एक चीज़ की जो वीडियोस हैं वो हमारे चैनल पे अवेलेबल हैं। साथ ही साथ ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि 2 से 3 वीडियोस के बाद आपको बाकी वीडियोस को देखने के लिए कोई पेमेंट करनी पड़ेगी या कोई चार्ज पे करना पड़ेगा, बिल्कुल भी नहीं। सब कुछ जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। साथ ही साथ टॉप नॉच क्वालिटी का कॉन्टेंट जो है वो आपको प्रोवाइड किया जाता है। सो मेक श्योर कि आप किसी भी चीज़ की प्रिपरेशन करना चाहते हो, वो सब जो भी वीडियोस अवेलेबल हैं चैनल पे उनसे देख के कर लीजिए ताकि आपका टाइम भी वेस्ट ना हो, आपको बहुत अच्छे से चीज़ें भी समझ में आ जाए और आप अपने मार्क्स, जो अपने एग्जाम्स हैं उसमें अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकें। साथ ही साथ इन वीडियोस को कैसे एक्सप्लोर करना है, क्या क्या और चीज़ें हैं जो आप पढ़ सकते हो मैग्नेट ब्रेन से, वो सब चीज़ों की जानकारी अगर आपको चाहिए तो बेस्ट ऑप्शन होगा कि आप मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट विजिट कीजिए। अब वेबसाइट विजिट कैसे करना है, वेबसाइट पर जो भी ऑर्डर मैंशन है उसको फॉलो करते हुए कैसे वीडियोज़ तक पहुँचना है, साथ ही साथ वेबसाइट ही क्यों बेस्ट ऑप्शन है, वो सब मैं आपको बताऊँगी बट टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो। अभी हम बिगिन करते हैं टॉपिक को जो कि होने वाले हैं NCERT सॉल्यूशंस। किस पार्ट के? ब्लैक एरोप्लेन के, जो किस चैप्टर को बिलोंग करता है? 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। क्लियर? सो ये जो क्वेश्चंस हैं ये बहुत डायरेक्ट पूछे गए हैं आपसे और क्वेश्चन आंसर्स में यही चीज़ आपको समझनी है कि पूछा क्या है। ठीक है, जैसे आपको समझ जाता है उन्हें आपको अपने शब्दों में यूज़ करना है, सारे ग्रामर के रूल सही यूज़ करने हैं। टेंसेस हो गया, सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कॉर्ड हो गए, सिंगुलर प्लूरल हो गया, इनडायरेक्ट डायरेक्ट स्पीच हो गई। तो ये सारी चीज़ें जो हैं फॉलो करते हुए ही आंसर्स को लिखना है। तो एक चीज़ कि क्वेश्चन क्या पूछा है वो बात बताओ आंसर में, सब कुछ घुमा फिरा के बात मत करो। साथ ही साथ वर्ड लिमिट को ध्यान में रखते हुए ही आंसर करना है। क्लियर? तो चलिए सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो देख लेते हैं कि क्या पूछा जा रहा है हमसे। I will take the risk. What is the risk? Why does the narrator take it? सबसे पहली चीज़ जो पूछी गई है वो है कि I will take the risk बोला है। ठीक है, अभी यहाँ नरेटर ने ये जो लाइन बोली है वो कब बोली है? सबसे पहले तो वहाँ तक जाते हैं, वो लिखना नहीं है पर वहाँ तक पहले पहुँच तो जाएं, फिर तो आंसर की शुरुआत करेंगे। तो जैसे ही नरेटर जो हैं वो अपनी उड़ान भर चुके हैं, वो टेक ऑफ कर चुके हैं, तो वो पहुंच जाते हैं 150 किलोमीटर्स पेरिस से आगे। ठीक है, अभी जैसे ही 150 किलोमीटर्स की दूरी तय कर चुके हैं, इनको क्या दिखता है ना अपने सामने? बहुत सारे बड़े ब्लैक माउंटेन के साइज के क्लाउड्स, डार्क क्लाउड्स, और उनको देख के समझ आ रहा था कि ये क्या है? एक तूफान है। तो वो उस वक्त कैलकुलेट कर रहे थे कि उनको क्या करना चाहिए। उनके दिमाग में आया कि वो स्टॉर्म यानी क्लाउड्स के आसपास अपने एरोप्लेन को बस फ्लाई कराते जाते हैं, बट वो भी नहीं कर सकते थे क्योंकि उनके पास इतना फ्यूल नहीं था। साथ ही साथ वो स्टॉर्म में एंटर नहीं कर सकते क्योंकि अगर एंटर करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा रिस्की होगा। तो रिस्क क्या था? स्टॉर्म में एंटर कर जाना। सो उन्होंने ये डिसाइड किया कि आई विल टेक द रिस्क। क्यों? क्योंकि उनके दिमाग में चल रहा था कि मुझे अपनी फैमिली से मिलना है। उनको बहुत ज़्यादा वो कीन थे अपनी फैमिली से मिलने के लिए, इंग्लिश ब्रेकफास्ट एंजॉय करने के लिए, हॉलीडे पे जाने के लिए। इसीलिए उन्होंने सोचा कि मैं रिस्क लूँगा। रिस्क था स्टॉर्म्स में एंटर कर, लाइक स्टॉर्म में एंटर करना और अपने एरोप्लेन को ले जाना वहाँ पर, जो कि बहुत डिफिकल्ट होगा टू फ्लाई। सो रिस्क क्या है? टू फ्लाई थ्रू द स्टॉर्म। ठीक है, वाई डिड ही टेक द रिस्क? क्यों लिया रिस्क?
बिकॉज ही वॉज कीन, कीन का मतलब होता है बहुत ज़्यादा आतुर, बिकॉज ही वॉज कीन टू मीट विद हिज फैमिली टू एंजॉय द इंग्लिश ब्रेकफास्ट। क्लियर? सो ये सारी चीज़ें आपको डायरेक्ट मेंशन करनी है। अब देखते हैं आंसर कैसे मेंशन करना है इस क्वेश्चन का। सो आंसर कह रहा है इस क्वेश्चन का, द पायलट कुड सी द बिग ब्लैक क्लाउड्स इन फ्रंट ऑफ हिम। तो जो पायलट है या जो नरेटर है, आपको जैसे लिखना है, बिकॉज इस क्वेश्चन में नरेटर दिया है, आप चाहें तो नरेटर भी लिख सकते हैं, ठीक है? तो आपके ऊपर है, आप पायलट लिखो या फिर आप नरेटर लिखो। अभी क्वेश्चन में नरेटर दिया है तो नरेटर के साथ जा सकते हो, बिल्कुल जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? सो आप पायलट लिख लीजिए, नरेटर लिख लीजिए, एक ही बात है। सो द पायलट और द नरेटर कुड सी द बिग ब्लैक क्लाउड्स इन फ्रंट ऑफ हिम। तो वो अपने सामने, लाइक जब वो फ्लाई कर रहे हैं, अपनी आंखों के सामने वो देख सकते थे क्या? बहुत बड़े काले बादल। दीज क्लाउड्स इंडिकेटेड एन अपकमिंग स्टॉर्म। और वो जो स्टॉर्म आ रहा था, तूफान आ रहा था, वो इंडिकेट कर रहे थे क्लाउड्स, यानी कि वहां पर तूफान है, ये चीज बहुत अच्छे से समझ आ रही थी। द नरेटर वॉज अवेयर दैट इट्स रिस्की टू फ्लाई इन द स्टॉर्म क्लाउड्स। वो बहुत ज़्यादा अच्छे से ये चीज़ जानते थे कि उन स्टॉर्म क्लाउड्स में फ्लाई करना बहुत रिस्की होगा। बट ही वॉज कीन टू रीच हिज होम टू स्पेंड हिज हॉलीडे विद हिज फैमिली। बट रीज़न क्या था? वाई पूछा है ना, कि क्यों उन्होंने रिस्क लिया, लाइक इतना क्या बड़ा उनको कोई कंपल्सरी काम करना था, ऐसा क्या अर्जेंसी थी कि उन्होंने रिस्क लेना सोचा, कि लाइक डिसाइड कर लिया कि मुझे जाना ही है। बिकॉज वो बहुत आतुर थे अपनी फैमिली से, परिवार से मिलने के लिए, साथ ही साथ अपने हॉलीडे को अपनी परिवार के साथ स्पेंड करने के लिए। दस ही डिसाइडेड टू फ्लाई थ्रू द स्टॉर्म एंड दिस वॉज द रिस्क ही टुक। ठीक है, तो रिस्क क्या लिया कि भैया स्टॉर्म में फ्लाई कर गए, दैट इज द रिस्क ऑफ फ्लाइंग थ्रू द स्टॉर्म इवन व्हेन द विजिबिलिटी वाज ऑलमोस्ट जीरो। स्टॉर्म में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है तूफान वगैरह में कि वहां पे कुछ दिखेगा ही नहीं। जब दिखेगा नहीं तो आप एरोप्लेन को कैसे लेके जाओगे आगे, हाउ वुड यू फ्लाई इट? सो इस तरीके से ये था रिस्क। आई का मतलब क्या होता है? दैट इज, ठीक है, जो इंग्लिश में यूज करते हैं, ऐसे अब्रीविएशन है, शॉर्ट फॉर्म है। सो इस तरीके से ये रिस्क था। तो आपको क्या चीजें ध्यान में रखनी है कि जब ये लाइन बोली आई विल टेक द रिस्क, इस वक्त स्टोरी कहां तक पहुंची थी, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट, तो आपको यहां पे सीधे रिस्क के बारे में बताना है, डायरेक्टली क्या करना है, कनेक्ट करना है। साथ ही साथ यहां वाई बोला है तो मत भूलो कि रीजन देना इंपॉर्टेंट है। अभी इतना टाइम दे दे के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो एग्जाम्स में आपको क्लियर रहेगा कि मुझे हर एक चीज़ बतानी है। तो आपने जब ये बोला आई विल टेक द रिस्क, क्या स्टोरी के बारे में सोचा आपने? यस सोचा। क्या आपने व्हाट का आंसर दिया है, डायरेक्टली कनेक्ट किया है? हाँ बिल्कुल किया है कि भैया रिस्क ये था, ठीक है। तीसरी चीज़, क्या आपने रीज़न दिया है? हाँ दिया है, कीन थे भैया अपने हॉलीडे को अपनी फैमिली के साथ स्पेंड करने के लिए। तो हर एक चीज़ बता दी है आपने, सब कुछ सही है, कुछ भी गलत है क्या? ग्रामेटिकली सब कुछ परफेक्ट है, इसीलिए इसे कहेंगे क्या, एक फुल मार्क्स वाला आंसर। सो दिस इज हाउ यू विल आंसर द क्वेश्चन। यस, अगर ये क्वेश्चन जो है वो बहुत ज़्यादा मार्क्स का है, यानी कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, तो फिर डेफिनेटली बिगनिंग में आप थोड़ा स्टोरी के बारे में बता सकते हो, ठीक है। ये द पायलट टुक ऑफ, या द पायलट स्टार्टेड flying for his journey, everything was good, it was a good safe journey, ठीक है, या फिर it was an easy journey, जो भी बुक में दिया हुआ है। the sky was clear, there were no clouds, but as the narrator reached or the pilot reached 150 kilometers ahead of Paris, ahead का मतलब आगे, ठीक है, he could see the big black clouds in front of him। तो यहाँ से फिर आप स्टार्ट कर सकते हो। तो स्टार्टिंग की 3-4 जो एक इंट्रोडक्टरी लाइन्स हैं स्टोरी के बारे में, वो भी बता सकते हो, पर कब? जब उतनी मार्क्स का क्वेश्चन हो या फिर उतनी वर्ड लिमिट हो आपके पास। क्लियर? ओके, चलिए सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। सेकंड है डिस्क्राइब द नरेटर्स एक्सपीरियंस एज ही फ्लू द एरोप्लेन इनटू द स्टॉर्म। क्या दिया हुआ है? आपको डिस्क्राइब करना है। डिस्क्राइब का मतलब यहाँ पर आपको अच्छे से एक्सप्लेन करना है। कोई भी चीज़ जो है वो आप सिर्फ लिख के छोड़ नहीं देंगे, ऐसे लिखेंगे कि अगर किसी ने नहीं भी पढ़ा हो स्टोरी को तो उसको क्लियर हो जाए कि यहाँ पे क्या बात हो रही है, ठीक है। तो एक्सप्लेन करना है, क्या करना है? एक्सपीरियंस बताना है नरेटर का, यानी आपको अपना एक्सपीरियंस नहीं बताना है। इट इज़ नॉट अबाउट यू, यानी आप ये नहीं बताएंगे कि आपके बारे में, आपके हिसाब से क्या एक्सपीरियंस होना चाहिए, नहीं। आप यहाँ पर बताएंगे एक्चुअली जो बुक में डायरेक्ट दिया हुआ है कि नरेटर कैसा कैसा एक्सपीरियंस था उनका, यानी क्या क्या हुआ। ही फ्लू द एरोप्लेन इनटू द स्टॉर्म बोला है, यानी कि इसके पहले की स्टोरी को अच्छे से डिटेल में लिखने की ज़रूरत नहीं है,
ठीक है, ये कुछ चीज़ें हैं जो इस क्वेश्चन से हमने समझी। अब हम आंसर लिख सकते हैं कि भैया नरेटर का एक्सपीरियंस है तो एक्सप्लेन करना है, इसमें पहले यार डिस्क्राइब करना है, अपने बारे में नहीं, मतलब अपना एक्सपीरियंस नहीं बताना है, साथ ही साथ जो भी स्टोरी के पहले हो गया, इतनी ज़्यादा गाथा लिखने की ज़रूरत नहीं है। अभी आप क्या समझ गए कि आपको एक्सपीरियंस बताना है, तो क्या बताओगे कि भाई नरेटर जो है वो जैसे ही एंटर करते हैं स्टॉर्मी क्लाउड्स में, उनको कुछ नहीं दिखता, सब कुछ बहुत डार्क हो जाता है, वो कंपस पे नज़र मारते हैं, कंपस को यूज़ करते तो कंपस चलता नहीं है, वो भी डेड हो गया है, ऐसे सारे इंस्ट्रूमेंट्स डेड हो जाते हैं, रेडियो वगैरह को लिखना है आप लिख सकते हो, या फिर अदर इंस्ट्रूमेंट्स ऑल्सो बिकेम डेड, ऐसे भी लिख सकते हो। उसके बाद आप लिखेंगे कि कि एकदम से उनको जब डर लगने लगता है कि क्या होगा, सडनली उनको एक ब्लैक एरोप्लेन दिखता है अपने आसपास, उनको एक रे ऑफ होप मिलती है, यानी कि उम्मीद की किरण दिखती है, और उसके बाद वो उस एरोप्लेन को फॉलो करते हुए जाते जाते हैं। सब कुछ ठीक चल रहा था, बट एकदम से होता है कि भाई अब इनके पास फ्यूल जो है वो भी पर्याप्त नहीं है, सिर्फ 5 से 10 मिनट की और उड़ान भर सकते थे वो, उतना ही फ्यूल था उनके पास, और इसीलिए अब वो फिर से टेंशन में आ जाते हैं। बट जैसे ही वो अपने सामने देखते हैं कि 2 लाइट्स की लाइन लगी हुई है, उनको क्लियरली दिख जाता है कि वो रनवे पे पहुंच चुके हैं, सेफली वो लैंड करते हैं, बहुत खुश हैं वो कि वो सेफली पहुंच जाते हैं। ये उनका एक्सपीरियंस था स्टॉर्म का, ठीक है। अभी इसके बाद क्या हुआ, थैंक यू बोलने वाली बात, या कि कौन थे ब्लैक एरोप्लेन का नरेटर नहीं पता चला, ये सब चीज़ें पूछी ही नहीं, तो क्यों एक्स्ट्रा बता रहे हो। सो ऑलवेज कीप इन माइंड कि आपको ये फॉर्मूला हमेशा ध्यान में रखना है, स्टिक टू द पॉइंट, ठीक है, यानी जो पूछा गया है सिर्फ उतना ही बताना है, इसीलिए बिल्कुल चिपक जाओ उस पॉइंट के साथ जो वहां पर आपको मेंशन करना जरूरी है। आगे पीछे क्या हुआ है वो नहीं बताओगे, ठीक है, बगैर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन का कोई मतलब है नहीं, आपको यहाँ पे चैप्टर का समरी नहीं बताना है, इसीलिए। क्लियर, ओके। चलिए अब इसका एक आंसर का एक क्या बोलते हैं एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं, और आपको अपना आंसर लिखने की भी कोशिश बिल्कुल करनी है, ठीक है। चलो आंसर देखते हैं। So as the pilot entered the storm, his plane या फिर एरोप्लेन जो लिखना चाहें, his plane started jumping and twisting. Definitely यही चीज़ हुई कि जैसे ही वो स्टॉर्म में एंटर हुए, उनका प्लेन जो है वो जंप होना, ट्विस्ट होना स्टार्ट हो गया था, ये बुक में ही दिया हुआ है। He was not able to see anything outside the plane as it was dark everywhere. Second चीज़, जैसे ही वो अंदर एंटर होते हैं उनको कुछ भी नहीं दिख रहा था, बिकॉज हर जगह अंधेरा था, ठीक है ना, it was dark everywhere. When he looked at compass, it was dead. फिर उन्होंने नेक्स्ट देखा इंस्ट्रूमेंट कि भाई क्या पता कंपस से थोड़ा डायरेक्शन वगैरह का पता चल जाएगा तो वो टर्न कर जाएंगे। तो जैसे ही वो कंपस को देखते हैं, कंपस खराब हो गया था, इट वाज डेड, एंड ऑल अदर इंस्ट्रूमेंट्स हैड स्टॉप्ड टू फंक्शन। और बाकी जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स थे सब अपना फंक्शन करना बंद कर चुके थे, कुछ भी काम नहीं कर रहा था। इट वॉज अ टेरिफाइंग स्केरी एक्सपीरियंस फॉर द नरेटर, बिकॉज यहाँ नरेटर पूछा है तो यू कैन डेफिनेटली राइट नरेटर और यू कैन राइट पायलट, बट बिकॉज नरेटर यूज किया है तो प्लीज गो विद इट, यानी एग्जामिनर वांट्स कि आप इसी वर्ड को इस्तेमाल करें, ठीक है। तो क्या यहाँ पायलट यूज करना बिगनिंग में गलत है? गलत कुछ नहीं, ऑब्वियसली पायलट वही है, नरेटर, राइट। सो ये एक बहुत ही ज़्यादा खतरनाक डरावना सा एक्सपीरियंस था नरेटर के लिए। ऐसे वर्ड्स इस्तेमाल करना ज़रूरी है, ठीक है, बिकॉज अगर आप वर्ड्स में नहीं बता रहे हो, आप सीधे बस एक्सप्लेन करे जा रहे हो तो आंसर अच्छा नहीं होता है। तो यहाँ ऐसे बताना कि ये एक टेरिफाइंग और स्केरी एक्सपीरियंस था, एक्सपीरियंस पूछा है, यहाँ भी मार्क्स मिलते हैं। क्लियर। Then he saw another black aeroplane by his side and the pilot of the plane signaled him to follow. फिर उनको दिखता है एक दूसरा एरोप्लेन अपने जस्ट साइड में उड़ते हुए, और उस एरोप्लेन के पायलट ने इनको सिग्नल दिया, यानी कि एक इशारा किया कि भाई मेरे को फॉलो करो। दिस वॉज अ न्यू रे ऑफ होप फॉर हिम, और ये थी एक रे ऑफ होप या न्यू रे ऑफ होप, एक उम्मीद की किरण कि वो यस आगे जा पाएंगे और शायद सेफ भी हो जाएंगे। एंड ही फॉलोड द ब्लैक एरोप्लेन। सडनली द फ्यूल वॉज ओनली इनफ फॉर फ्लाइंग फॉर 5 to 10 minutes more. Suddenly he saw the runway and landed safely. ठीक है, चाहो तो रिपीट नहीं करना चाहते हो वर्ड्स तो रिपीट मत करो। सो यू कैन बी लाइक देन सडनली यही रहता है, सडनली द फ्यूल वॉज ओनली इनफ, जो फ्यूल था, ईंधन था, वो सिर्फ 5 से 10 मिनट की उड़ान के लिए ही काफी था। बट टू हिज सरप्राइज, ठीक है, या तो ये लिख सकते हो सडनली ही, या फिर अगर आपको लग रहा है कि नहीं मुझे रिपीट नहीं करना है, जो कि बहुत अच्छी बात होती है आंसर्स में, तो ऐसा कुछ लिख सकते हो, बट टू हिज सरप्राइज ही सॉ द रनवे एंड लैंडेड सेफली। या फिर ये नहीं लिखना चाहते हो बट टू हिज सरप्राइज, तो लिख सकते हो बट ही वॉज शॉक्ड टू सी, ठीक है। तो फिर सडनली ही सॉ ये कट जाएगा और फिर आप लिख पाएंगे कि बट ही वॉज शॉक टू सी द रनवे एंड लैंडेड सेफली। तो आपके पास 3 तरीके हैं, या तो सीधे यही लिखे रहने दो,
सडनली ही सॉ द रनवे एंड लैंडेड सेफली, बट बिकॉज सडनली रिपीट हो रहा है, आपको कुछ नया चाहिए, तो आप सीधे ये लिख सकते हो या फिर लिख सकते थे जो उसके पहले मैंने बताया, बट टू हिज सरप्राइज। ठीक है, सो बहुत तरीके होते हैं एक आंसर को लिखने के, आपके ऊपर है आपको क्या लिखना है। आप यही लिखना चाहते हो, आपको यहाँ कट करके कुछ और लिखना है, तो इस तरीके से अपने आंसर्स को बेहतर बनाओ। ठीक है, अभी सब देखो कितना टू द पॉइंट है, एक्सपीरियंस सही बताया कि नहीं, कि कैसा था, पहले अंदर जैसे एंटर हुए, प्लेन ट्विस्ट होने लगा, टर्न होने लगा, कुछ नहीं दिख रहा था उनको, अंधेरा था, फिर इंस्ट्रूमेंट चेक किया, डेड हो गया, बहुत टेरिफाइंग एक्सपीरियंस था। उसके बाद ब्लैक एरोप्लेन दिखा, न्यू रे ऑफ होप दिखी, फिर उसके बाद वो उनको फॉलो करके पहुंच ही रहे थे, फिर एकदम से फिर डर गए क्योंकि फ्यूल जो है 5-10 मिनट के लिए ही प्लेन को और उड़ा पाता, और उसके बाद सडनली उनको दिख गया कि रनवे है, यानी कि वो सेफली पहुंच चुके हैं, एंड दैट इज हाउ वो लैंड हो जाते हैं, वो भी बहुत सुरक्षित तरीके से। सो ये था उनका कंप्लीट एक्सपीरियंस। चाहिए तो लास्ट में भी आपको एक्सपीरियंस से रिलेटेड लाइन लिख सकते हो ओवरऑल, यानी पूरी तरीके से पूरे स्टोरी को देखें तो ओवरऑल द एक्सपीरियंस ऑफ द नरेटर as he flew the aeroplane in the storm was very terrifying। ठीक है, या तो terrifying word यूज कर चुके तो कुछ और करो, was very frightening। ठीक है, and he was very afraid that, या फिर ऐसे लिख सकते हो he was very very scared that he might not, यानी कि वो बहुत डर गए थे कि शायद वो नहीं लैंड कर पाएंगे, लैंड सेफली, बट ही वॉज एबल टू सेव हिज लाइफ। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो है इसको एंड भी कर सकते हो, आपके ऊपर है, आंसर को जिस तरीके से मॉडिफाई करो, जितना अच्छा मॉडिफाई करो उतना अच्छे मार्क्स मिलेंगे। डन, ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। व्हाई डज द नरेटर से आई लैंडेड एंड वाज नॉट सॉरी टू वॉक अवे फ्रॉम द ओल्ड डकोटा। अभी इधर बोला है वाई, यानी आपको यहां पर देना है रीजन, किस चीज का रीजन, कि ऐसा क्यों बोला उन्होंने कि मैं लैंड हो गया था बट मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, आई वॉज नॉट सॉरी, मुझे कोई भी ऐसे अपोलोजेटिक क्या होता है, माफी टाइप का, ठीक है, फील नहीं हो रहा था। कब? टू वॉक अवे फ्रॉम द ओल्ड डकोटा, कि भैया मैं अपने एरोप्लेन से जो है बस चलते बना वहाँ पर रखकर। तो ये कब की बात है, पहले तो वो सोचो, है ना। तो जैसे ही नरेटर जो है वो एयरपोर्ट पे पहुँचते हैं, रनवे पे लैंड करते हैं, डेफिनेटली उसके पहले उन्होंने कोशिश की थी कि वो ब्लैक एरोप्लेन के जो पायलट है उसको थैंक यू बोले, बिकॉज उन्हीं की वजह से उनकी जान बची थी। बट जैसे ही वो देखते हैं आसपास में, ना तो वो एरोप्लेन था ना ही उसका पायलट था। सो डेफिनेटली ये उनके लिए बहुत ज़्यादा शॉकिंग भी था, साथ ही साथ ये बहुत उनके लिए दुख की बात भी थी, वो थैंक यू नहीं बोल पाए थे। इसीलिए उस वक्त के लिए बोल रही हूँ, ठीक है, एट दैट वेरी मोमेंट उनके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट था उस पायलट को थैंक यू बोलना, बिकॉज उसी की वजह से वो आज सेफली जिंदा पहुंच पाए थे उस एयरपोर्ट तक, है ना। तो इसीलिए उस वक्त उनके लिए इंपॉर्टेंट था सॉरी बोलना, थैंक यू बोलना। इसीलिए वो जो है ये चीज़ कि ओल्ड डकोटा को जो है वो छोड़कर वहीं पे चले जाते हैं, वॉक अवे कर जाते हैं, उनको प्रॉब्लम नहीं थी उस वक्त, सॉरी फील नहीं कर रहे थे, क्योंकि उस वक्त वो चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं थी, ज़्यादा इंपॉर्टेंट था थैंक यू बोलना। क्लियर? तो अब हमें आंसर पता है, अब इसी को चलो लिखते हैं और देखते हैं कि इसको आपको कैसे प्रेजेंट करना है इन द फॉर्म ऑफ अ आंसर। द पायलट वॉज वेरी हैप्पी आफ्टर ही लैंडेड सेफली ऑन द रनवे। ठीक है, जो पायलट है या जो नरेटर है, चाहिए तो आप यहाँ पर नरेटर है तो नरेटर लिख लीजिए। अगर आपको क्लियर रखना है कि भैया मैंने जो ब्लैक एरोप्लेन के लिए यूज़ करूँगा वो पायलट होगा, और जो हमारी स्टोरी के हैं उनको हम नरेटर बोलेंगे, लाइक जो डकोटा के पायलट हैं, बट दोनों सही हैं। ठीक है, सो द पायलट या फिर द नरेटर वॉज वेरी हैप्पी आफ्टर ही लैंडेड सेफली ऑन द रनवे। तो भैया वो खुश हो गए कि भैया वो लैंड कर चुके हैं सेफली। व्हेन ही रीच्ड ही वांटेड टू थैंक द पर्सन हु हेल्प्ड हिम टू कम आउट ऑफ द स्टॉर्म। और जैसे ही वो पहुंचे, सबसे पहली चीज़ उनके दिमाग में यही थी कि उनको थैंक यू बोलना है, बिकॉज वो बहुत ग्रेटफुल फील कर रहे थे। क्या फील कर रहे थे, कहीं शायद लिखा है कि नहीं, सो एक वर्ड आप लिख सकते हो, ग्रेटफुल। ग्रेटफुल का मतलब बहुत ज़्यादा ऐसे आप धन्यवाद की फीलिंग महसूस कर रहे हैं कि नहीं, आपकी वजह से सब हुआ है तो मैं बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ, तो आप ग्रेटफुल वर्ड यूज़ कर सकते हैं। सो वो जो है थैंक यू बोलना चाह रहे थे किसको, उस पर्टिकुलर पायलट को जिसकी वजह से वो बाहर आ सके थे उस स्टॉर्म से, हु हेल्प्ड हिम टू कम आउट ऑफ द स्टॉर्म। सो ही वाज वेरी ग्रेटफुल, ही वाज फीलिंग वेरी ग्रेटफुल फॉर द पायलट हु हेल्प्ड हिम टू कम आउट ऑफ द स्टॉर्म, या फिर ही वांटेड टू थैंक द पायलट। He desperately wanted to thank the pilot of the black aeroplane and this was more important for him at that moment. वो बहुत desperate थे, यानी उनको वो चीज़ वहाँ पे उसी वक्त करनी थी और वो था थैंक यू बोलना ही था, चाहे कुछ भी हो जाए। सो यहाँ वो desperation था उनका थैंक यू बोलने का, एक वो रीज़न था, साथ ही साथ वो उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात थी उस वक्त के लिए
थैंक यू बोलना एज कम्पेयर टू ओल्ड डकोटा का ध्यान रखना और सही जगह पे उसको रखना। दस ही वॉज नॉट सॉरी टू वॉक अवे फ्रॉम द ओल्ड डकोटा, और इसीलिए उनको कोई दुख महसूस नहीं हो रहा था बिकॉज वो कुछ गलत उस वक्त नहीं कर रहे थे उनके हिसाब से, क्योंकि उस वक्त ज़्यादा ज़रूरी था थैंक यू बोलना। अगर वो पायलट नहीं मिलता और थैंक यू नहीं बोलते तो शायद वो लाइफ टाइम सोचते रह जाते कि मैंने थैंक यू भी नहीं बोला उस पर्सन को जिसने मेरी लाइफ सेव की। क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। What made the woman in the control center look at the narrator strangely? अभी जैसे ही नरेटर पहुंचते हैं कंट्रोल सेंटर पे, वहाँ पर वो लेडी से पूछते हैं ब्लैक एरोप्लेन के बारे में या उस पायलट के बारे में, तो वो इतना स्ट्रेंज तरीके से उनको क्यों देखती जैसे कि उन्होंने पता नहीं क्या ही पूछ लिया। तो वॉट मेड, यानी कि आपको यहाँ एक्सप्लेन करना है क्या चीज़, वो पूरी लाइन्स जो आपको दी हुई हैं एंड में। क्या दिया हुआ है एंड में कि भैया कुछ भी नहीं दिख रहा है, रेडार पे आप ही का एक एरोप्लेन था जो रात को फ्लाई कर रहा था, ओनली आई कुड स्पॉट योर एरोप्लेन ऑन द रेडार। तो इस तरीके से शी वॉज शॉक्ड कि कौन सा एरोप्लेन, जब था ही नहीं तो उसको कौन से एरोप्लेन की बात करें। तो शी वॉज लाइक कि आप क्वेश्चंस कर रहे हैं वियर्ड क्वेश्चंस, दैट्स वाई वो स्ट्रेंजली उनको देख रही थी। ठीक है, अब इसी को कैसे आंसर के फॉर्म में लिखना है वो चीज़ मैं आपको बता देती हूँ। सो हाउ यू विल राइट दिस आंसर इज, when the narrator asked the woman in the control center about the black aeroplane and its pilot, she was surprised। ठीक है, तो जैसे ही ये जो नरेटर है वो जाके पूछते हैं उस वुमन से, उस लेडी से कि ये कौन है ब्लैक एरोप्लेन वाला, हु वाज दैट पायलट, ऐसे करके, तो वो शॉक्ड है, वो सरप्राइज्ड है। क्यों सरप्राइज्ड है? ऑब्वियसली क्योंकि कोई ऐसा एरोप्लेन था ही नहीं, तो इनको कहाँ से दिख गया और ऐसे प्रश्न क्यों कर रहे हैं। एंड लुक स्ट्रेंजली एट हिम एज नो वन एक्सेप्ट The narrator's plane was in the sky during the storm, क्योंकि उनके एरोप्लेन के अलावा और कोई एरोप्लेन था ही नहीं उस रात आकाश में जो उड़ रहा था। ठीक है, तो इसीलिए शी वॉज शॉक्ड कि ऐसे प्रश्न क्यों पूछ रहे हैं। शी कुड ओनली सी द नरेटर्स एरोप्लेन ऑन द रेडार, तो शी कुड ओनली सी नरेटर का एरोप्लेन रेडार पे, तो सिर्फ वही एरोप्लेन जब दिख रहा था तो दूसरा एरोप्लेन नहीं दिख रहा था, इसका मतलब वो था ही नहीं। फिर ये क्यों पूछ रहे हैं ऐसा, उनको कैसे दिख गया दूसरा एरोप्लेन, तो उनको शायद थोड़ा ऐसा अजीब लग रहा था कि ये कैसे क्वेश्चंस कर रहे हैं, दैट्स वाई वो जो है स्ट्रेंजली उनको देख रही थी। इतना छोटा सा आंसर है, शॉर्ट, बिल्कुल टू द पॉइंट। हाँ, अगर बहुत ज़्यादा डिटेल में पूछते हैं तो लिखते जाओ, है ना, और एक्सप्लेन कर दो कि व्हेन द लेडी गॉट टू नो, जब लेडी को पता चला कि नरेटर इज सर्चिंग आस्किंग फॉर सम एरोप्लेन दैट ही सॉ इन द स्काई, है ना, जब उनको पता चला कि वो ऐसे एरोप्लेन का पूछ रहे हैं जो उन्होंने देखा है वहाँ स्काई में, शी वॉज शॉक्ड बिकॉज शी कुड नॉट सी एनी अदर एरोप्लेन। तो वो शॉक्ड थी क्योंकि उसके अलावा, नरेटर के अलावा उनको कोई और एरोप्लेन दिख ही नहीं रहा था। तो शी हैड अ स्ट्रेंज लुक, या शी लुक्ड स्ट्रेंजली एट द नरेटर बिकॉज शी फेल्ट कि दिस पर्सन इज आस्किंग वेरी वियर्ड क्वेश्चंस, क्योंकि उनको लग रहा था कि ये पर्सन बहुत वियर्ड, अजीब से, स्ट्रेंज से क्वेश्चंस कर रहा है। क्लियर? सो इस तरीके से इस आंसर को अगेन आप मॉडिफाई कर सकते हो डिपेंडिंग ऑन द मार्क्स एंड द वर्ड लिमिट। डन? ओके, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। Who do you think helped the narrator to reach safely? Discuss things among yourselves and give reasons for your answer. Now, यहाँ पे चीज़ ध्यान में रखनी है कि आप जो भी यहाँ रीज़न दोगे या जो भी आप सपोर्टिंग फैक्ट दोगे कि आपके हिसाब से कौन है जिसने मदद किया नरेटर का, इस चीज़ को आपको बहुत ही लॉजिकली, लॉजिकली का मतलब होता है जिसका कोई सर पैर हो, ठीक है, ऐसे नहीं हवा में बोलना है, बहुत लॉजिकली आप सपोर्ट कर सको या फिर एक्सप्लेन कर सको। स्लैश का मतलब क्या होता है? या फिर। ठीक है, सो ये चीज़ें तो ध्यान में रखनी है कि आपको एक ऐसा सपोर्टिंग फैक्ट देना है जो आप लॉजिकली रीजनिंग के साथ एक्सप्लेन कर सकते हैं, तभी बोलना कि मुझे लगता है कि ऐसे मतलब ये पर्सन होगा जिसने मदद की थी नरेटर की। ठीक है, अभी इसके बहुत सारे आंसर्स हो सकते हैं आपके दिमाग में जो चल रहे होंगे, बट ऐसा आंसर जो आप एक्सप्लेन कर पाओ वही लिखो। ठीक है, ऐसा नहीं कि आपने लिख तो दिया, अब रीजन क्या देना है जो पूछा गया है वो मैं नहीं लिख पा रहा हूँ। ठीक है, चलो एक आंसर देखते हैं जो आप एज एन एग्जाम्पल यूज कर सकते हो, लाइक दिस इज हाउ यू कैन आंसर। सो देयर इज नो डेफिनेट आंसर दैट हैज बीन क्लियरली स्टेटेड। ये तो श्योरिटी है कि बुक में तो कोई भी ऐसा 100% वाला आंसर नहीं दिया कि यही होगा रीजन, यही है ब्लैक एरोप्लेन का एक्सप्लेनेशन, कुछ दिया है नहीं। तो जब कुछ डेफिनेट है ही नहीं तो आपके पास बहुत वैरायटी ऑफ आंसर्स होने चाहिए।
बट वो वैरायटी ऑफ आंसर्स ऐसे नहीं होने चाहिए जिसका आप कोई एक्सप्लेनेशन ना दे पाओ। तो जब आप खुद नहीं एक्सप्लेन कर पा रहे अपने इमेजिनेशन को, तो फिर आप आंसर में कैसे लिखोगे? इसलिए ऐसी चीज़ ही लिखो जो आप एक्सप्लेन कर पा रहे हो, वो भी अच्छे तरीके से। सो कोई डेफिनेट आंसर नहीं है, कोई श्योर आंसर नहीं है। देयर हैज बीन क्लियरली स्टेटेड इन द स्टोरी अबाउट हु हेल्प द नरेटर टू रीच सेफली। तो मतलब नरेटर को किसने मदद की ताकि वो अच्छे से सेफली पहुंच गए एयरपोर्ट तक, उसके बारे में कहीं पे भी 100% श्योर आंसर नहीं दिया गया है। वी कैन अज्यूम मैनी थिंग्स, हम बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो अज्यूम कर सकते हैं। हम कुछ चीज़ें हैं जो खुद ही सोच सकते हैं कि ऐसा हुआ होगा। वी कैन से दैट मे बी इट वॉज द नरेटर हिमसेल्फ हु फॉट विथ हिज फियर। हम कह सकते हैं शायद नरेटर खुद ही अपने डर के साथ लड़ रहे थे, शायद वो खुद ही अपने दिमाग में सोच रहे थे कि मैं कैसे डील करूंगा अपने डर के साथ। जहां आप हु फॉट विथ हिज फियर को एक और तरीके से लिख सकते हो ओवरकम, या यहां पर इट वॉज द नरेटर हिमसेल्फ हु ओवरकेम हिज फियर। तो दोनों तरीके आप कैसे भी लिख सकते हो, दोनों सही है। या तो आप लिख सकते हो हु फॉट विथ हिज फियर, जो अपने डर के साथ लड़ रहे थे, व्हेन ही वाज स्टक इन द स्टॉर्म, या फिर he was narrator himself was the one who overcame his fear when he was stuck in the storm. In that situation the narrator himself might have imagined everything. और इसीलिए शायद जो नरेटर है उन्होंने ये सब कुछ खुद ही कल्पना कर ली होगी, क्योंकि वो लड़ रहे थे अपने डर के साथ। तो उस वक्त हो सकता है उनके दिमाग में खुद चला हो कि कोई आया है मदद करने, शायद वो अंधेरे में कोई एरोप्लेन जैसा उनको दिख रहा होगा, पर होगा नहीं, उन्होंने बल्कि खुद ही फाइट कर लिया। साथ ही इधर पे आप सपोर्ट भी कर सकते हो कि नरेटर सच में बहुत ब्रेव है। क्यों ब्रेव है वो? क्योंकि एक ब्रेव पर्सन ही होगा जो बोलेगा कि मैं तूफान में एंटर कर रहा हूँ एरोप्लेन के साथ, जबकि उसको पता है कि ये खतरे से कम नहीं है। तो इसीलिए ही इज ब्रेव पर्सन, ये लिखकर भी लास्ट में सपोर्ट कर सकते हो कि नरेटर इज ब्रेव एज इट इज प्रूव्ड इन द स्टोरी। द वे ही टेक्स हिज एरोप्लेन इनटू द स्टॉर्म इज समथिंग ओनली अ करेजियस पर्सन कैन डील विद। तो ऐसे करके आप सपोर्ट भी कर सकते हो अपने आंसर को। अदरवाइज इतना भी लिखोगे तो इट इज मोर देन इनफ, इतना भी काफी है। डन? ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। सो नेक्स्ट आपसे पूछा गया है समथिंग विच इज रिलेटेड टू लैंग्वेज। ठीक है, तो अभी स्टोरी से रिलेटेड क्वेश्चंस हो गए हैं खत्म। अब हम बात करेंगे कुछ अच्छी चीजें, लाइक ऑब्वियसली क्वेश्चंस भी अच्छे थे, यानी कुछ नई चीजों के बारे में जिससे आप लैंग्वेज से रिलेटेड बहुत कुछ सीखोगे। जैसे स्टडी द सेंटेंसेस गिवन बिलो, आपको कुछ वाक्य दिए हैं, इसे हम समझते हैं। दे लुक्ड लाइक ब्लैक माउंटेन्स, यहाँ पर जो बादल थे, तूफानी बादल, वो ऐसे लग रहे थे बड़े काले, बड़े तो नहीं दिया हुआ है, ब्लैक दिया हुआ है, तो काले पर्वतों जैसे। इनसाइड द क्लाउड्स एवरीथिंग वाज सडनली ब्लैक, क्लाउड्स के अंदर सब कुछ सडनली बहुत ब्लैक था, यानी अंधेरा था। इन द ब्लैक क्लाउड्स नियर मी आई सॉ अनदर एरोप्लेन, और जो बिल्कुल काले बादल थे मेरे आसपास, उधर मैंने एक एरोप्लेन देखा, जो कि मतलब एक दूसरा एरोप्लेन देखा। द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन वॉज देयर, और एक अजीब सा ब्लैक एरोप्लेन जो है वो वहां था। अभी यहाँ ऐसा कौन सा वर्ड है जो हर सेंटेंस में आपको देखने को मिल रहा है? यस, करेक्ट, वर्ड ब्लैक, राइट। तो यहाँ पे बोला है ब्लैक माउंटेन्स, यहाँ बोला है सडनली ब्लैक, देन यू हैव ब्लैक क्लाउड्स एंड देन यू हैव ब्लैक एरोप्लेन। यानी यहाँ क्वेश्चन कुछ ऐसा पूछा जाने वाला है जो ब्लैक से रिलेटेड होगा। द वर्ड ब्लैक इन सेंटेंसेस ए एंड सी रेफर्स टू द वेरी डार्केस्ट कलर। यहाँ पर ब्लैक का मतलब है बिल्कुल डीप काला, बिल्कुल गहरा काले कलर के, जैसे बादल होते हैं ना, वैसे पर्वत होते हैं, वैसे लग रहे थे बादल। और जो क्लाउड्स थे वो थे बिल्कुल गहरे काले रंग के, तो ब्लैक क्लाउड्स। और वहीं पे जो बी वाला ऑप्शन है और जो डी वाला ऑप्शन है, यहाँ पर इट मीन्स विदाउट लाइट और विथ नो लाइट, यानी डार्कनेस, है ना। यहाँ पर ब्लैक का मतलब अंधेरा है, और यहाँ पर ब्लैक का मतलब क्या है? अंधेरा नहीं, बिना रोशनी के, यानी एरोप्लेन में लाइट्स नहीं लगी हुई थी विंग्स पे, तो इसीलिए बोला ब्लैक एरोप्लेन। और यहाँ ब्लैक बोला क्योंकि रोशनी नहीं थी, यानी लिटरली अंधेरा था। तो ये ब्लैक एक ही वर्ड है, पर देख सकते हो दो अलग अलग मीनिंग जो है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे हैं। अब इसी पे एक एक्सरसाइज करते हैं। ब्लैक हैज अ वैरायटी ऑफ मीनिंग्स इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट, है ना। ब्लैक वर्ड के बहुत अलग अलग तरीकों के मीनिंग होते हैं, बहुत डिफरेंट अर्थ होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे उदाहरण के लिए पढ़ते हैं, आई प्रेफर ब्लैक टी मीन्स, ब्लैक टी का मतलब क्या होता है? काली चाय। काली चाय मतलब जिसका कलर काला हो? नहीं।
जिसमें दूध नहीं डाला गया हो, है ना। जिस चाय में मिल्क नहीं डालते उसे ब्लैक टी कहते हैं, जिस कॉफ़ी में मिल्क नहीं डालते उसे ब्लैक कॉफ़ी कहते हैं। सो आई प्रेफर ब्लैक टी में ब्लैक का मतलब है आई प्रेफर टी विदाउट मिल्क, है ना। तो ब्लैक टी मतलब ऐसी चाय जिसमें दूध नहीं है। विथ इंक्रीजिंग पॉल्यूशन, जैसे जैसे प्रदूषण बढ़ रहा है, द फ्यूचर ऑफ द वर्ल्ड इज ब्लैक, जो हमारा भविष्य है दुनिया का वो अंधकार में, मतलब अंधकारमय होगा। मीन्स विद इंक्रीजिंग पॉल्यूशन द फ्यूचर ऑफ द वर्ल्ड इज वेरी डिप्रेसिंग और विदाउट होप। जब हम बोलते हैं तुम्हारा फ्यूचर या तुम्हारा भविष्य अंधकार में है बेटा, ऐसा कई बार बोलते हैं बड़े लोग, है ना। इसका मतलब क्या होता है कि कोई उम्मीद नहीं है कि फ्यूचर में कुछ होगा, है ना, मतलब कुछ भी नहीं होने वाला है, ऐसा बोलना चाह रहे हो तो उसको बोलते हैं क्या, ब्लैक। तो यहाँ ब्लैक का मतलब दूध के बिना बनी चाय, और यहाँ ब्लैक का मतलब है कि कोई उम्मीद ना होना, नो होप, लाइक होपलेस। ठीक है, तो देख सकते हो दो ब्लैक के दो मीनिंग्स जो है अभी प्रीवियसली देखे, नेक्स्ट दो मीनिंग्स जो है आपको यहाँ देखने को मिल गए। तो कितने डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग्स हो सकते हैं एक ही वर्ड ब्लैक के। ठीक है, चलो इस पर और बात करते हैं। Now try to guess the meanings of the word black in the sentences given below. Check the meanings in the dictionary and find out whether you have guessed it right or not. अभी यहाँ आपको बहुत सारे सेंटेंसेस दिए गए हैं और इन सेंटेंसेस में वर्ड ब्लैक का मीनिंग बहुत बहुत डिफरेंट टाइप्स का होगा। अब किस वर्ड में ब्लैक का मीनिंग क्या है वो आपको यहाँ पर सोचना है। एंड देन अगर आप चाहें तो आप डिक्शनरी का भी यूज़ कर सकते हो, वैसे उसकी कोई ज़रूरत नहीं है बिकॉज मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर ही रही हूँ कि इसका मीनिंग क्या है। ठीक है, जैसे पहला क्वेश्चन, गो एंड हैव अ बाथ, योर हैंड्स एंड फेस आर एब्सोल्युटली ब्लैक। अभी कोई किसी बच्चे को बोल रहा है कि जाओ जाके नहा लो, तुम्हारे जो हाथ है और तुम्हारा जो मुंह है वो क्या हो गया है, कंप्लीटली काला हो गया है। अभी इधर काला का मतलब क्या होगा, डेफिनेटली कि भैया डर्टी हो गया है ना, मिट्टी से भरा हुआ है। सो दिस मीन्स द मीनिंग ऑफ ब्लैक इन दिस इज दैट द फेस एंड हैंड्स आर डार्क बिकॉज ऑफ डस्ट एंड डर्ट। जैसे अगर अभी जैसे मैं बोलूँ कि ये अगर ये पाम का कलर है ना, अभी इधर मैं मिट्टी में से हाथ ऐसे ऐसे कर लूँ और फिर मैं आपको हाथ दिखाऊंगी तो ये थोड़ा डार्क हो जाएगा, है ना, मतलब कलर जो एक्चुअल है उससे थोड़ा सा डल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि मैंने जो अपने हाथ हैं वो मिट्टी में रखे थे तो वो डर्ट, वो धूल, मिट्टी की वजह से थोड़े से डल हो गए, है ना, थोड़ा कलर जो है वो डार्क हो गया। अभी इधर मैं क्या बोलूँगी, हाथ तुम्हारे काले हो गए। अभी इसका मतलब ये है क्या बिल्कुल ये टी शर्ट जैसे काले होंगे, नहीं। तो यहाँ ब्लैक का मतलब है कि मिट्टी की वजह से डार्क यानी थोड़ा सा डल कलर हो जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द टैक्सी ड्राइवर गेव रतन अ ब्लैक लुक एज ही क्रॉस द रोड व्हेन द ट्रैफिक लाइट वाज ग्रीन। तो टैक्सी ड्राइवर जो है वो रतन को कोई पर्सन है, उसको एक ब्लैक लुक देते हैं, मतलब शक्ल पे से ब्लैक लुक आता है। ठीक है, कब, एज ही क्रॉस द रोड, क्योंकि वो रोड क्रॉस कर रहा था, व्हेन द ट्रैफिक लाइट वाज ग्रीन, जब ट्रैफिक लाइट जो है वो ग्रीन कलर की थी, यानी ग्रीन दिखा रहा था ट्रैफिक लाइट। अब इसका मतलब क्या है, ब्लैक लुक का मतलब ब्लैक रेफर्स टू एन एंग्री लुक, यानी वो गुस्से में देख रहा था उसको जब उसने देखा रतन को कि वो रोड क्रॉस कर रहा है जब ट्रैफिक लाइट जो है वो ग्रीन थी। क्लियर, ओके। अब नेक्स्ट ब्लैक पे जो आपको सेंटेंस दिया वो पढ़ते हैं। द बॉम्बार्डमेंट ऑफ हिरोशिमा इज वन ऑफ द ब्लैकेस्ट क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। भाई जो हिरोशिमा नागासाकी की बात हो रही है, ठीक है, पहले सिर्फ हिरोशिमा की बात हो रही है, तो जो बॉम्बार्डमेंट हुआ यानी कि जो बॉम्ब फेंका गया था उसकी बात हो रही है। इज वन ऑफ दी, यानी जितने भी आज तक के सबसे खतरनाक क्राइम्स हुए हैं उनमें से सबसे ब्लैकेस्ट क्राइम जो है अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, इंसानियत के खिलाफ, वो था हिरोशिमा पे बॉम्बार्डमेंट। तो यहाँ ब्लैक या ब्लैकेस्ट का मतलब क्या होगा, हेयर ब्लैकेस्ट रेफर्स टू द डार्केस्ट एंड क्रूअलेस्ट क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। सबसे ज्यादा क्रूअल, सबसे ज्यादा क्रूर क्राइम जो है उसको बोला गया है ब्लैकेस्ट। ऑब्वियसली कोई कैसे बॉम्बार्ड कर सकता है, राइट, देयर आर सो मेनी पीपल हु वुड डाई, जो भी न्यूक्लियर रिएक्शंस हुआ होगा, जो भी मतलब ऐसी चीजें दिमाग में चलनी चाहिए। सो इसीलिए बोला गया है ब्लैकेस्ट यानी सबसे ज्यादा खतरनाक क्रूर क्राइम। क्लियर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी फ्यू पीपल एंजॉय हेरोल्ड पिंटर्स ब्लैक कॉमेडी। अभी यहाँ पर हेरोल्ड पिंटर्स जो हैं उनकी जो कॉमेडी है उसके लिए वर्ड यूज किया है, जो हंसी मजाक वो करते हैं कि वो ब्लैक कॉमेडी है। तो कुछ ही लोग हैं जो इस ब्लैक कॉमेडी को एंजॉय करते हैं। अभी कॉमेडी ब्लैक कैसे हो सकती है, बहुत इंटरेस्टिंग है। ब्लैक रेफर्स टू डार्क एंड ग्लूमी कॉमेडी। ग्लूमी मतलब सैड,
यानी कॉमेडी होती है एक हंसाने वाली चीज़, पर कुछ ऐसा जो बहुत ज़्यादा सैड है और वो सैड चीज़ को कॉमिक वे में बता रहे हैं, तो सैडनेस से भरी हुई कॉमेडी। इसीलिए वेरी फ्यू पीपल, बहुत ही कम लोग हैं जो इस चीज़ को एंजॉय करेंगे। सो वेरी फ्यू पीपल एंजॉय द डार्क एंड ग्लूमी कॉमेडी ऑफ हेरोल्ड पिंटर। क्लियर? ओके। नेक्स्ट है समटाइम्स शॉपकीपर्स स्टोर असेंशियल गुड्स टू क्रिएट फॉल्स स्कैरसिटी एंड देन सेल दीज इन ब्लैक। अभी ये तो आपको पता होगा, ब्लैक में टिकट्स बेचना, ब्लैक में सामान बेचना, तो इधर ब्लैक का मतलब क्या है? तो ये लिखा है कभी कभी जो शॉपकीपर्स होते हैं, दुकानदार होते हैं, वो ज़रूरत की चीज़ें, असेंशियल जो चीज़ें हैं जो हर किसी को ज़रूरत पड़ती है, उन्हें छुपा के रखते हैं, स्टोर करके रखते हैं एक झूठी स्कैरसिटी यानी झूठी कमी को दर्शाने के लिए कि सामान खत्म हो गया है या कमी है अभी सामान की। क्यों? क्योंकि अगर ऐसा बोलेंगे ना कि स्कैरसिटी है, अभी बहुत मुश्किल से मिल रहा है, बहुत कमी मिल रहा है सामान, तो लोगों को फिर कितने में भी बेचेंगे तो वो ले लेंगे, पता नहीं मिले नहीं मिले, है ना। एंड देन सेल दीज, और फिर इन सामानों को वो ब्लैक में बेचते हैं, यानी ज़्यादा प्राइस पे बेचते हैं, जितना नहीं होना चाहिए उससे ज़्यादा। सो द मीनिंग ऑफ ब्लैक इन दिस सेंटेंस इज दैट द शॉपकीपर्स सेल द डिस्क्राइब्ड गुड्स एट अ हायर प्राइस, है ना। तो ज़्यादा कीमत पे बेचना वो है यहाँ पर ब्लैक में बेचना। तो देख रहे हो एक ब्लैक वर्ड के कितने मीनिंग है, कितना इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज है ये। सो डेफिनेटली एक तरीका है आपको सिखाने के लिए कि कैसे आप डिफरेंट डिफरेंट वर्ड्स को डिफरेंट वेज में यूज़ कर सकते हो। क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। Villagers had beaten the criminal black and blue, ठीक है। तो जो विलेजर्स थे यानी गांव वाले थे, उन्होंने क्रिमिनल को, जिसने क्राइम किया था, उसको बहुत मारा, ठीक है, ब्रूजेस हो गए, तो उसको बोलते हैं ब्लैक एंड ब्लू। तो यहाँ पर ब्लैक का मीनिंग हो जाएगा क्रिमिनल सफर्ड एक्सेसिव बीटिंग एट द हैंड ऑफ द विलेजर्स, यानी गांव वालों के हाथों जो क्रिमिनल है उसको बहुत मार पड़ी, एक्सेसिव मार पड़ी है, तो उसको कह देते हैं ब्लैक एंड ब्लू। तो यहाँ पे ब्लैक का मतलब वो एक्सेसिव पिटाई है। क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। Look at these sentences taken from the lesson you have just read. तो अभी एक ब्लैक वाला एक्सरसाइज डन, अभी नेक्स्ट एक्सरसाइज में मूव करते हैं। तो ये कुछ सेंटेंसेस हैं जो चैप्टर में से दिए हुए हैं। सबसे पहले, I was flying my old Dakota aeroplane. Second, the young seagull had been afraid to fly with them. In the first sentence, the author was controlling an aircraft in the air, है ना। I was flying यानी कि मैं जो हूँ अपना एरोप्लेन फ्लाई कर रहा था, तो हमारे हाथ में कंट्रोल होता है ना, पायलट के हाथ में कंट्रोल होता है कि वो कैसे फ्लाई कर रहे हैं। अभी ये दूसरा कौन से वाले चैप्टर से है, भूल तो नहीं गए हो ना? इसके जस्ट पहले इसका फर्स्ट पार्ट पढ़ा था, वो था हिज फर्स्ट फ्लाइट, ठीक है, यंग सीगल के बारे में। सो द यंग सीगल हैड बीन अफ्रेड टू फ्लाई विद देम। तो जो यंग सीगल है वो उड़ने के लिए जो है वो डर रहा था। तो पहले वाले में जो पर्सन है, ऑथर या नरेटर कहना चाहिए वैसे, वो कंट्रोल कर रहे थे इस एरोप्लेन को। अनदर एग्जाम्पल इज चिल्ड्रन आर फ्लाइंग काइट्स। अभी सेकेंड सेंटेंस में सीगल वॉज अफ्रेड टू मूव थ्रू द एयर यूजिंग इट्स विंग। देखो क्या बोलना चाह रहे हैं। पहले सेंटेंस में इस पर्टिकुलर पर्सन यानी ऑथर या पायलट या नरेटर, ऑथर वैसे नहीं बोलना चाहिए, पता नहीं क्यों दिया हुआ है, तो जो नरेटर हैं वो कंट्रोल कर रहे हैं, वो उड़ा रहे हैं। दूसरे में बोला है, ये देखो, चिल्ड्रन आर फ्लाइंग काइट्स, तो फ्लाइंग पतंग उड़ाना हमारे हाथ में है, हम चाहें तो उसको उड़ाएं, हम चाहें तो नहीं उड़ाएं। दूसरा सेंटेंस यहाँ पर है, वो यंग सीगल डरा हुआ था उड़ने के लिए। अब इधर पे कोई कंट्रोल नहीं करेगा, वो अपनी मर्जी से अपने पंखों को यूज करते हुए उड़ेगा। सो दैट इज व्हाट इज अफ्रेड टू मूव थ्रू द एयर यूजिंग इट्स विंग। अपने पंखों को इस्तेमाल कर कर उड़ने में डर रहा था। तो यहाँ हम कंट्रोल कर रहे हैं, यहाँ खुद अपने आप उड़ रहे हैं, ठीक है। मैच द फ्रेजेस गिवन अंडर कॉलम ए विद देयर मीनिंग्स गिवन अंडर कॉलम बी। तो कैसे फ्लाई का भी मीनिंग डिफरेंट हो सकता है, और ऐसी कुछ फ्रेजेस दिए हुए हैं आपको यहाँ पर जो सेंटेंस का पार्ट बनते हैं और उनका मीनिंग डिफरेंट है। जैसे फ्लाई अ फ्लैग, फ्लाई इनटू रेज, फ्लाई अलोंग, फ्लाई हाई, फ्लाई द कूप। और मीनिंग्स है मूव क्विकली और सडनली, बी सक्सेसफुल, डिस्प्ले अ फ्लैग, एस्केप फ्रॉम अ प्लेस, बिकम सडनली वेरी एंग्री। बड़ा आसान है। देखो, फ्लाई अ फ्लैग बोला है, फ्लैग उड़ा रहे हो ना, तो फ्लैग उड़ाने का मतलब क्या होता है कि आप जो है एक फ्लैग या झंडे को एक बहुत बड़े से पोल पे जो है डिस्प्ले करते हैं। तो अगर आप यहाँ पे पोल जो है उसको लेते हो, जिसको आप बड़ी ड्राइंग करते हैं हम बचपन में, तो ये एक पोल ले लेते हैं जो अगेन स्ट्रेट लाइन नहीं है। डोंट जज माई ड्राइंग स्किल्स, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत ड्राइंग करती हूँ मैं। तो यहाँ पे जब आप जो है फ्लैग को होइस्ट करोगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा भी, यू आर ट्राइंग टू, यस,
सो आप यहाँ पर जो फ्लैग है उसको, तिरंगे को या कोई भी फ्लैग को डिस्प्ले कर रहे हो पोल पे, उसका मतलब होता है फ्लाई अ फ्लैग। नेक्स्ट बोला है फ्लाई इनटू रेज। रेज का मतलब होता है गुस्सा, जैसे हमने पढ़ा था टाइगर इन द जू में, है ना। तो रेज क्या है? गुस्सा। गुस्से में देखो कहाँ दिया है, बिकम सडनली वेरी एंग्री, गुस्से में आ जाना, मतलब गुस्से में उड़ रहे हो, फ्लाई इनटू रेज। नेक्स्ट है फ्लाई अलोंग, आप आस लाइक एक साथ। सो मूव क्विकली और सडनली, बहुत तेज चलना, सक्सेसफुल होना या किसी जगह से भाग जाना, है ना। नहीं समझ आ रहा, चलो इसको साइड में रखो, अभी ऐसे ही सॉल्व करते हैं। फ्लाई हाई, हाई मतलब है बहुत ऊंचा उड़ना, सो डेफिनेटली सक्सेसफुल होना चाहिए, है ना। हाई उड़ रहे हो यानी कि आप सक्सेसफुल हो गए हो। फ्लाई द कूप, कूप क्या होता है? पिंजरा। तो पिंजरे से उड़ जा रहे हो यानी कि आप एक जगह से भाग रहे हो, यानी फ्लाई अलोंग होगा कि फटाफट चलना, जल्दी से या तो चलना या फिर एकदम से चलते रहना, चल जाना, एकदम से चलने लगना या फिर एकदम से बहुत जल्दी चले जाना कहीं से जल्दी जल्दी, ठीक है। तो यहाँ से मीनिंग्स आई होप सब क्लियर हो गए, फटाफट से देख लेते हैं। फ्लाई अ फ्लैग मीन्स डिस्प्ले अ फ्लैग ऑन अ लॉन्ग पोल। फ्लाई इनटू रेज मतलब बिकम सडनली वेरी एंग्री, बहुत जल्दी से या एकदम से गुस्से में आ जाना। फ्लाई अलोंग यानी बहुत जल्दी जल्दी चलना या एकदम से चलना। फ्लाई हाई बहुत सक्सेसफुल होना, और फ्लाई द कूप यानी किसी जगह से बच के या भाग के चले जाना, ठीक है। तो ये होता है कि अगर आपको थोड़ा बहुत भी मीनिंग पता है तो आप डेफिनेटली क्लियर कर सकते हो कि फ्लाई के भी कितने कितने डिफरेंट मीनिंग्स हो सकते हैं डिपेंडिंग क्या वर्ड यूज कर रहे हो। डन, ओके। नेक्स्ट है, वी नो दैट द वर्ड फ्लाई, जो कि बर्ड्स और इंसेक्ट्स के लिए यूज होता है, मीन्स टू मूव थ्रू एयर यूजिंग विंग्स। भाई जो वर्ड फ्लाई होता है इसका मतलब क्या होता है? पंखों का इस्तेमाल करते हुए उड़ना, जैसे किसी भी इंसेक्ट या किसी भी बर्ड के लिए यूज करते हैं। टिक द वर्ड्स विच हैव द सेम और नियरली द सेम मीनिंग। अब ऐसे वर्ड्स को टिक करना है जिनका मीनिंग जो है या तो बिल्कुल यही है, मूव थ्रू एयर यूजिंग द विंग्स, या फिर बहुत आसपास है, ठीक है। तो पहला वर्ड है सूप, देन यू हैव फ्लिट, पैडल, फ्लटर, असेंड, फ्लोट, राइड, स्किम, सिंग, डार्ट, होवर, ग्लाइड, डिसेंड, सॉर, शूट, स्प्रिंग, स्टे, फॉल, सेल, फ्लैप। आई थिंक इसमें से मेजॉरिटी वर्ड्स हैं जो हम यूज कर चुके, लाइक सेंटेंस में देखा हमने, स्टोरीज में देखा है, 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, दोनों स्टोरीज में देखे हैं, तो वो सब ग्रुप में दे दिया। अब इन सब वर्ड्स की मीनिंग पढ़ेंगे और एक एक करके टिक करेंगे। सूप का मीनिंग है मूव रैपिडली डाउनवर्ड थ्रू द एयर, जैसे उसकी मॉम के लिए दिया है कि जैसे यंग सीगल जो है उड़ने लगता है, फाइनली हर मदर केम सूपिंग पास्ट हिम, ऐसे करके कुछ दी हुई लाइन। तो सूप का मतलब है बहुत जल्दी से, लाइक मूव रैपिडली, बहुत फास्ट, डाउनवर्ड नीचे की तरफ, थ्रू द एयर यानी उड़ते हुए जो है नीचे की तरफ से उड़ते हुए जाना। तो अब विंग्स का यूज करके उड़ रहे हैं ना, तो सूप जो है वो आपने टिक कर दिया क्योंकि ये है वैसा ही मीनिंग में। सेकेंड, फ्लिट इज मूव स्विफ्टली एंड लाइटली, बहुत स्पीड में और बहुत लाइटली मूव करना, और ये भी उड़ने से ही रिलेटेड है, इसलिए फ्लिट को भी क्या करोगे? टिक करोगे। नेक्स्ट, पैडल क्या होता है? पैडलिंग तो पता है ना आपको, साइकिल पैडलिंग करते हैं। मूव थ्रू द वाटर इन अ बोट यूजिंग अ पैडल, हाँ बोट में भी पैडलिंग करते हैं, लाइक बोट पे बैठते हो अगर पैर से नहीं चलानी होती है तो वहां उड़ने की कोई बात नहीं है, तो यहाँ हमने टिक नहीं किया। फ्लटर मतलब पता है ना। सो फ्लाई अनस्टेडीली, बहुत अनस्टेडी यानी बिल्कुल सीमित या एक जैसा फ्लाई नहीं कर रहे हो। और होवर बाय फ्लैपिंग द विंग्स क्विकली और लाइटली, बहुत तेज 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 फ्लैप कर रहे हो या फिर बहुत लाइट लाइट कर रहे हो, पर ऐसे चल रहे हो उसमें एक सही पर्टिकुलर मोशन फिक्स नहीं है, उसमें होगा फ्लटर। और फ्लटर भी उड़ने की बात कर रहा है तो टिक कर दिया। नेक्स्ट है असेंड। असेंड का मतलब होता है असेंडिंग यानी कि गो अप और क्लाइम यानी ऊपर जाना, बस। अभी वो किसी में भी हो सकता है ना, उड़ने की बात कब की? अभी वहां होता असेंडिंग इन द स्काई तो समझ आता। तो असेंड का मतलब सीधे सीधे बस ऊपर जाना, गो अप। नेक्स्ट है फ्लोट, मूव और होवर स्लोली एंड लाइटली इन अ लिक्विड और द एयर, या तो पानी में ऐसी लाइटली फ्लोट होते रहना, तैरते रहना, या हवा में भी अगर आप धीरे से जो है उड़ रहे हैं बस एक ही उस पे पेस पे, तो उसको भी कहते हैं फ्लोट करना। राइड है सिट ऑन एंड कंट्रोल द मूवमेंट, और राइड कर रहे हो जैसे हॉर्स राइड करो तो हॉर्स पे बैठोगे और उसको कंट्रोल करोगे, राइड करोगे, तो वो उड़ने की बात नहीं कर रहा, तो टिक नहीं करेंगे। नेक्स्ट, स्किम का क्या मतलब होता है? स्किम द वेव्स, गो और मूव क्विकली एंड लाइटली ओवर और ऑन अ सरफेस और थ्रू द एयर, है ना। मतलब आप ऐसे हवा में से उड़ते हुए पानी के ऊपर से जाओगे तो अगेन उड़ते हुए जाओगे, तो दैट इज स्किम करना, तो आपने टिक किया। सिंक मतलब डूब जाना, सो गो डाउन बिलो द सर्फेस ऑफ समथिंग स्पेशली ऑफ अ लिक्विड बिकम सबमर्ज्ड, तो डूब जाना, ठीक है। आप डूब रहे हो तो उसमें उड़ने की बात है क्या? नहीं, तो सिंक हो गया, ऐसा वर्ड जिसे टिक नहीं करोगे। डार्ट, ये भी वर्ड मूवमेंट के लिए यूज किया है हवा में, है ना, जैसे डार्ट फेंकते हो वैसे ही उड़ने का। मूव और रन समवेयर सडनली और रैपिडली, फटाफट एकदम सडन या रैपिड जो है आप मूव कर रहे हो, दैट इज उड़ने के लिए भी यूज कर रहे हैं कि डार्टिंग मूवमेंट थी पक्षी की। होवर, रिमेन इन वन प्लेस इन द एयर, मतलब ऐसी एक जगह हवा में जो है उड़ते रहना, दैट इज होवर, तो टिक कर दिया। ग्लाइड, एक ग्लाइड कर रहे हो मतलब स्मूथ ऐसे मूवमेंट है, तो वो भी उड़ने के लिए यूज की गई है चैप्टर में, तो यस ग्लाइड टिक करोगे। डिसेंड तो नीचे जाना, ठीक है। टू पास, मूव और क्लाइंब डाउन, अभी नीचे जाने के लिए बोला है बस,
हवा की बात नहीं की है तो ये उड़ने का नहीं हुआ। सोर क्या है, सोर हाई एंड हाई है ना, सो फ्लाई और राइज हाई इन द एयर, तो बहुत ऊपर उड़ते जाना उड़ते जाना। और शूट है मूव सडनली रैपिडली इन पर्टिकुलर डायरेक्शन, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में एकदम से रैपिड स्पीड में या सडन मूवमेंट करना, उसे शूट कहते हैं, शूटिंग। अभी इधर नहीं है, हवा की बात की गई इसीलिए इसको टिक नहीं करेंगे। तो ये कुछ वर्ड्स यहाँ पे मुड़ने की बात की गई है उसको टिक करोगे और वो बात करेगा अबाउट फ्लाइंग। क्लियर, ओके। अब नेक्स्ट जो है वर्ड्स वो है स्प्रिंग। स्प्रिंग मीन्स मूव और जंप सडनली और रैपिडली अपवर्ड्स और फॉरवर्ड्स, यानी कि आप यहाँ पे बात कर रहे हो कि मूव करना यानी चलना, या जंप करना एकदम से या बहुत स्पीड में ऊपर नीचे, दैट इज व्हाट इज स्प्रिंग। यानी स्प्रिंग को ध्यान में रखो, उसको ऐसे प्रेस करोगे तो वो ऊपर नीचे ऐसे होगा ना, दैट इज व्हाट इज स्प्रिंग। नेक्स्ट है स्टे। स्टे मतलब क्या है, एक जगह पे रुकना, तो बस एक जगह पे रुका ही हुआ तो मूवमेंट की बात ही नहीं हो रही है, तो फ्लाइंग का तो बहुत दूर दूर तक रिलेशन नहीं है, तो ये भी नहीं होगा टिक। फॉल मीन्स कहीं से गिरना, राइट, तो एक हायर प्लेस से लोअर लेवल पे गिरोगे तभी फॉल होता है, ऑब्वियसली लोअर से हाई पे तो जंप होगा या राइज कर रहे हो, वो फॉल नहीं होगा। तो दिस इज ऑल्सो नॉट समथिंग जो क्वेश्चन की डेफिनेशन से मैच कर रहा है या उसके आसपास भी है वो। नेक्स्ट है सेल। सेल इज मूव स्मूथली एंड रैपिडली फ्लोट, जैसे विंग्स का इस्तेमाल कर कर एक हवा में उड़ने का बात होती है, वैसे ही यहाँ पर जो सेल है उसका मतलब होता है स्मूथली यू नो ऐसे फ्लोट करते रहना। सो अगेन यहाँ पर एक मूवमेंट हो रही है, ऑलमोस्ट आसपास है, ठीक है, उड़ना नहीं है बट उसी तरीके का है। जैसे यहाँ पर आपको जो डेफिनेशन दी हुई थी वो यही बोल रहा था कि आसपास भी होगा, है ना, सो दैट इज वाई यहाँ पर आप सेल को भी टिक करोगे। एंड लास्ट है फ्लैप। फ्लैप तो खुद ही पड़ा हुआ है, विंग्स को ऐसे मूव करना, सो मूव इट्स विंग्स अप एंड डाउन एंड फ्लाइंग और प्रिपेयरिंग टू फ्लाई, या तो प्रिपेयरिंग टू फ्लाई, ठीक है, बट अगर कोई फ्लाई भी कर रहा है तो भी फ्लैप करेगा ना, तो वो भी मीनिंग हो सकता है। क्लियर, सो इस तरीके से वी आर डन विद दिस, यानी कि हमने सारे क्वेश्चंस जो हैं वो डिस्कस कर लिए हैं किस चैप्टर के, ब्लैक एरोप्लेन के। अब बिगनिंग ऑफ द वीडियो में मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि हम डिस्कस करेंगे वेबसाइट के बारे में, तो फटाफट से देख लेते हैं कि वेबसाइट को एक्सेस कैसे करना है या फिर कितना ईजिली आप वीडियोस जो हैं उनको वहां से देख सकते हैं, सो दैट आप अपना टाइम भी वेस्ट ना करो और आगे की वीडियोस भी चेक करते जाओ। तो फटाफट से नेक्स्ट जो देख लेते हैं वो है वेबसाइट के बारे में। तो जैसे कि आप अभी जो वीडियो देख रहे हो उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओगे तो वहां एक वेबसाइट की लिंक होगी, या फिर आप सीधे गूगल पे जाके भी वेबसाइट ओपन कर सकते हो। अगर गूगल से कर रहे हो तो टाइप करो magnetbrains.com और सीधे सीधे आपके सामने ये पेज डिस्प्ले होगा। अदरवाइज अगर आप यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक पे क्लिक करते हैं तो भी आपके सामने ये पेज जो है वो ओपन हो जाएगा। अब इस पेज पे आप ध्यान से देखिए, आपके पास सारे ऑप्शंस हैं। सीबीएसई इंग्लिश मीडियम, यानी अगर आप किंडरगार्टन से क्लास 12 के बीच में कोई भी सब्जेक्ट जो है जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे पढ़ते हैं या फिर जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होती है उनको पढ़ना चाहते हैं, डेफिनेटली आप इस पर क्लिक करो, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, तो यहाँ से आप वो वीडियोस चेक कर सकते हैं। सेकेंडली, अगर आप एनटीएससी ओलंपियाड जैसे एग्जाम्स की भी प्रेपरेशन करना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हैं हमारे चैनल से। हर एक वीडियो जो है वो अवेलेबल है, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है, एंड ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि कोई वीडियो मिस होगा फॉर दैट यू हैव टू मेक अ पेमेंट या ऐसा कुछ बिल्कुल भी नहीं। तो आप उस एग्जाम यानी एनटीएससी ओलंपियाड की प्रेपरेशन भी यहाँ से कर सकते हैं। एंड लास्ट थिंग इज, अगर आप किसी स्टेट बोर्ड को बिलोंग करते हैं या फिर आप सीबीएसई का जो मैटर उसे हिंदी में पढ़ना चाहते हैं तो एवरीथिंग इज अवेलेबल इस पर्टिकुलर बोलना चाहिए टाइटल के अंदर। तो अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो सब्जेक्ट्स हैं उनकी लिस्ट आ जाएगी। अब सपोज आपने डिसाइड कर लिया कि मुझे सीबीएसई स्टेट बोर्ड पढ़ना है, तो आप क्या करो, इस पर क्लिक करो और आपके सामने जो है नेक्स्ट पेज आ जाता है, यानी कि ये सब्जेक्ट्स आ जाते हैं, ठीक है। अब इन सब्जेक्ट्स में आपने जो भी पढ़ना डिसाइड कर लिया है उस पर आपको क्लिक करना है। तो सपोज आपने क्लिक किया फर्स्ट फ्लाइट पे, तो आप इस पर क्लिक करो, जैसे ही क्लिक करोगे आपके सामने ये जो पर्टिकुलर पेज है वो आएगा, यानी फर्स्ट फ्लाइट बुक से रिलेटेड टॉपिक्स की लिस्ट। अब आप किसी पे भी क्लिक कीजिए जो भी आपको पढ़ना है, सपोज आपने क्लिक किया पाठ्यक्रम परिचय पे, तो आपके सामने उसका वीडियो जो है वो प्ले होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इतना आसान होता है वीडियोस को एक्सेस करना मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट से। तो डेफिनेटली जाके आपको वेबसाइट चेक करना है सो दैट आप बहुत ही कम समय पे जो भी रिक्वायर्ड वीडियोस हैं वहां तक पहुंच जाए। क्लियर, ओके, चलिए। सो इस तरीके से हम आ चुके हैं, वेबसाइट का मतलब हमने डिस्कशन कर लिया, बट इस तरीके से अभी हम कहाँ पहुंच गए हैं, मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी चैनल के होम पेज पर। अब देखिए, आप ऑब्वियसली जानते हैं कि हिंदी मीडियम के बच्चों की प्रिपरेशन के लिए अलग से चैनल जो है वो ओपन किया गया है सो दैट आपको परेशानियां ना हो और आप आसानी से सारे वीडियोस देख पाए। अब आपके सामने इतने ऑप्शन होते हैं, आप कोई भी क्लिक कर सकते हैं। जैसे अगर आपको वीडियोस देखने हैं सेपरेटली क्लिक कर सकते हो, आपको प्लेलिस्ट चेक करनी है हर एक सब्जेक्ट की आप क्लिक कर सकते हो, आपके सामने सेपरेट प्लेलिस्ट आएगी, आप क्लिक करेंगे कि प्लेलिस्ट पे आपको उसी से रिलेटेड वीडियोस मिलेंगे। उसी तरीके से कब कौन सा वीडियो आने वाला है, कितने बजे आने वाला है, वो आपको कम्युनिटी पे जानकारी मिल जाती है। अब आप इस तरीके से जो है वीडियोस चेक कर सकते हैं। अदर देन दैट, अगर आपको चाहिए कि आप नोटिफिकेशंस मिस ना करो, आपको सब चीज़ों के नोटिफिकेशन आए जो भी वीडियो अपलोड होगी, तो आप क्लिक कर सकते हो सब्सक्राइब बटन पे सो दैट आपके पास सारे नोटिफिकेशंस आए ऑफ ऑल द वीडियोस जो अपलोड होंगे। साथ ही साथ अब अपना लव और सपोर्ट जो है चैनल के लिए सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर शो कर सकते हो। डन, ऑल राइट, चलिए। सो इस तरीके से हम आ चुके हैं आज के वीडियो या टॉपिक के डिस्कशन के अंत में।
टुडे। और आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया है, सारे क्वेश्चंस के आंसर्स क्लियर हो गए हैं, कोई भी डाउट नहीं है। एंड या अगर आपको लगता है कि आज का वीडियो आपके लिए काम का था, फायदेमंद था, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए। इस वीडियो और इस चैनल के बारे में जितना लोगों से हो सकता है उतने लोगों से शेयर कीजिए। साथ ही साथ अगर कोई नोटिफिकेशन मिस नहीं करना है तो जैसे मैंने बोला, सब्सक्राइब करना भूलना नहीं है। सो इस तरीके से लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। साथ ही साथ हम आ चुके हैं आज के वीडियो के अंत में, बट अगले वीडियो में हम मिलने वाले हैं जल्द ही अगले टॉपिक के साथ। तब तक खुद का सबका ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।